सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर से हम लोग बैठे हैं कि एक नए विषय को लेकर, लेकिन आज मैं किसी चैप्टर पर बात नहीं करने वाली हूँ। मेरी बहुत सारे वीडियोस पर ये कमेंट बार बार आ रहा है कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। हालांकि मैंने ये बात बार बोली है कि इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, सारा का सारा सिलेबस आपके पेपर में आता है। अगर आपने अपना क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का कभी देखा होगा तो आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे कुछ शॉर्टकट से पढ़ना चाहते हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ लिया जाए और हम पास हो जाएं। तो हालांकि ये तरीका तो बहुत सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बार डिमांड कर रहे हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिन्हें करके जाना मस्ट है आपके लिए, तो वो मैं आज आपके साथ उस पर चर्चा करना चाहती हूँ। आज मैं हिंदी ए का पेपर जो है थोड़ा डिस्कस करूँगी, जिसके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सिलेबस का कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको करके जाना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आज उस पर बात करूँगी। हिंदी ए का सिलेबस मैं डिस्कस कर रही हूँ और हिंदी ए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का जो पेपर है आज मैं वो डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैं हिंदी बी का डिस्कस करूँगी और फिर मैं फर्स्ट ईयर का भी पेपर डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। आपको वैसे तो ये पता ही होगा कि एसओएल में ज़्यादातर एसओएल में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हिंदी का सिलेबस सेम है, तो दोनों का कंबाइंड पेपर होता है। तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना कि ये सेकेंड ईयर का है या थर्ड ईयर का। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के लिए ही ये पेपर है। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी चर्चा आपके सिलेबस पे करूँगी। सिलेबस आपको पता होगा कि आपका सिलेबस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो पाठ संकलन से है, जिसके आपके 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर में से 2 चैप्टर्स जो हैं आपके जयशंकर प्रसाद और मुक्तिबोध पर हैं। उनकी कुछ कविताएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। जयशंकर प्रसाद की अरिवरुणा की शांत कछार और मुझको ना मिला रे कभी प्यार, ये 2 कविताएँ जो हैं आपके सिलेबस में हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविता है मुझे कदम कदम पर, ये कविता आपके सिलेबस में लगी हुई है। इसके अलावा अलग अलग साहित्य की विधाओं से लेकर आपके कुछ चैप्टर्स आपके सिलेबस में लगाए गए हैं, जिसमें तूफान के विजेता, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, बाजार दर्शन, सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द, चरखवा चालू रहे, गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ भारत, मैं हार गई, मनु, पुलिन अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा और उत्तराधिकार या पुत्राधिकार, ये आपके जो चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में हैं। इसके अलावा जो व्याकरण वाला पार्ट है उसमें जो पहला आपका विषय है वो है हिंदी भाषा का विकास, क्षेत्र और विभिन्न बोलियां। इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ मानक लिपि और वर्तनी और राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा आपके सिलेबस में व्याकरण के रूप में लगी हुई है। इसके बाद जो आपके सिलेबस का अगला पार्ट है वो है अपठित अंश पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्या कहेंगे उसे, गद्य अवतरण आपको दिया जाएगा, जिसका आपको अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन इसमें ये नहीं डिसाइडेड होता है कि किस में से आएगा और क्या आएगा, वो रैंडमली कुछ भी आ जाता है। इसके साथ साथ आपका गद्य विधाओं का अवतरण आपके सिलेबस में लगा हुआ है। इसका मतलब है कि किसी एक विधा में आपको एक पार्ट दे दिया जाएगा और उसको दूसरी विधा में कन्वर्ट करना होगा आपको। इसके अलावा आपके सिलेबस में भाषिक अभिव्यक्ति के साहित्यिक रूप दिए गए हैं। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये हिंदी ए, हिंदी बी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबकी कन्फ्यूज़न है कि भाषिक अभिव्यक्ति के साहित्यिक रूप कौन कौन से हैं। वो मैंने इस पर वीडियो बना के डाली हुई है, जो शब्द शक्ति के नाम से है। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति, ये वाला वीडियो डले हुए हैं। ये वाले आप इसको देखिए, आपको ये समझ में आएगा। तो भाषिक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप न करके मैंने इसमें आने वाली चीज़ों पर वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। इसके साथ लास्ट पार्ट आपके जो सिलेबस का वेरी इंपॉर्टेंट है वह है कोश परिचय, जो कि डिक्शनरी से संबंधित है। तो ये टोटल मिलाकर आपका हिंदी ए का सिलेबस है। अब इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें जब बच्चे जानने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से शुरू करूँगी व्याकरण से, जो कि बहुत स्कोरिंग भी है और उसमें बच्चे ज़्यादा अच्छा लिखते भी हैं। तो आपका जो सिलेबस में अभी हमने डिस्कस किए हैं सारी चीज़ें, जिसमें से हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और बोलियां हैं। मैं एक पेपर सामने रखती हूँ और उसके आधार पर आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ।
सबसे पहला तो है कि आपको थर्ड जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में आपको कुछ टिप्पणी लिखने को आती है। वो टिप्पणी मोस्ट लाइकली आती है आपके सिलेबस के सेकंड पार्ट से, जिसमें आप जिन चीज़ों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे वो चीज़ें हैं आपकी, एक तो राजभाषा आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, राष्ट्रभाषा आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, संपर्क भाषा आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तीनों ही टॉपिक टिप्पणी के रूप में आते हैं, तो आप इनको ज़रूर करके जाइए। और इनमें से कुछ पर मैंने वीडियो बनाई है और कुछ पर मैं बनाने वाली हूँ और जल्दी ही बनाऊँगी। इसके अलावा जो आपका इसी पार्ट में से जो पहला टॉपिक है आपका हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, क्षेत्र और बोलियाँ, इसके अंतर्गत आपसे ये पूछा जा सकता है किसी विशेष बोली के बारे में, जिसमें से 3 बोलियाँ मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगती हैं। वो है खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अवधी। इसके अलावा आप राजस्थानी, जयपुरी पर भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन ये 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें आप पढ़कर ज़रूर जाइएगा। इसके बाद जो आपका 4th क्वेश्चन आता है वो आता है एक अपठित गद्यांश होता है। अपठित गद्यांश का मतलब है कि वो आपके सिलेबस के किसी मतलब चैप्टर में से नहीं आएगा, वो कहीं से भी ऐसे एक आपको एक अपठित गद्यांश जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है पहले, वो आपको दिया जाएगा और उसी में से ही कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर उस क्या कहते हैं अपठित गद्यांश के अंदर ही होंगे। तो आप उसको केयरफुली पढ़िए और उसको उनके आंसर आप जल्दी से ढूंढ पाएंगे। और इसमें टाइम बहुत नहीं लगाना है। और इसमें ये आता है 6 नंबर का, और इसमें से 3 प्रश्न जैसे आएंगे, तो 3 में से पहला प्रश्न तो आपका एक शीर्षक देने वाला होगा कि आपको उसका एक नाम देना है, वो जो अपठित गद्यांश आपको दिया गया है। तो ये बहुत केयरफुली आप पढ़िए, उसको पढ़कर आप ये देखिए कि उसमें क्या चीज़ बताई गई है, उसी के आधार पर उसका नामकरण कीजिए। ऐसे ही नहीं उठा के कुछ भी लिख दोगे तो फिर नंबर भी कुछ भी मिलते हैं। इसके साथ साथ आपका 5वां जो क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट है और वो हमेशा ही आता है। वो आता है आपका एक इंग्लिश में आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। पैराग्राफ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आता, एक सामान्य अंग्रेज़ी में लिखा हुआ होता है और उसको आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से उसको हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे। कोशिश कीजिए कि उसको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आप ट्रांसलेट ना करके उसको पहले पढ़ लें, उसको समझ लें और एज इट इज़ उसको करने की बजाय उसके भाव को समझते हुए आप जब ट्रांसलेशन करेंगे उसकी, तो वो ट्रांसलेशन ज़्यादा अच्छी होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जैसे कॉपीज हम चेक करते तो ऐसा फील होता है कभी कभी कि बच्चे ने कहीं से गूगल ट्रांसलेट करके लिख दिया है, तो उस तरीके के का भाव ना आए, इससे बचने के लिए आप उसको पढ़ें और उसका भाव खुद समझें। और जब आप उसमें से कुछ मतलब सही उसको पकड़ लेते हैं तो उसका ट्रांसलेशन भी अच्छे से हो जाता है। और ये 6 नंबर का आता है आपका, तो इस ट्रांसलेशन को केयरफुली कीजिए आप लोग। आपका जो 6ठा प्रश्न है वो आपका आता है गद्य विधा में से किसी भी एक गद्य विधा का कोई पार्ट आपको दिया जाएगा और वो आपका सिलेबस का जो चैप्टर्स हैं उन्हीं में से किसी में से दिया जाता है। उसको आपको दूसरी विधा में आपको कन्वर्ट करना है। विधा क्या होती है? फॉर्म ऑफ लिटरेचर की, मतलब कि किस विधा में लिखा गया है। जैसे कि मान लो कहानी का एक पार्ट आपको दे दिया गया है, एक पैराग्राफ, उस पर आपको कहेंगे कि इसको नाटक में परिवर्तित कीजिए, या नाटक का संवादों का एक पार्ट दिया हुआ है, एकांकी का एक पार्ट दिया हुआ है, उसको कहानी में कन्वर्ट कीजिए। तो ये आपका आएगा ही आएगा और चैप्टर में से ही आता है। और इसमें मुझे ज़्यादातर लगता है कि इम्पॉर्टेंट आपका है वो जो पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ वाला जो चैप्टर है आपका, वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें से आ सकता है, तो उसको बहुत ध्यान से आप करके जाइए। इसके अलावा आपके सिलेबस में एक कहानी है, मैं हार गई। आप इस कहानी को भी इस प्रश्न के लिए इम्पोर्टेंट मानिए, क्योंकि ये कहानी है और कहानी को संवादों में परिवर्तित करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, अवतरण करने के लिए आपके पास आ सकता है। ठीक है। एकांकी आपकी दी हुई है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, तो आप इसको भी इस प्रश्न की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मानिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है शब्द शक्तियों से संबंधित। ये मैं फिर से क्लियर कर दूं, जो आपके सिलेबस में भाषिक अभिव्यक्ति के साहित्यिक रूप दिए गए हैं उसके अंतर्गत ये तीनों आती हैं, शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इससे संबंधित 4-4 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे और उन 3 क्वेश्चंस में
आपको जो पहला प्रश्न आएगा वो या तो किसी शब्द शक्ति के बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि अभिधालत शब्द शक्ति क्या होती है, या लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है, या व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। या फिर शब्द शक्ति किसे कहते हुए किसी एक शब्द शक्ति के बारे में आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न 4 नंबर का ही होगा, तो बहुत ज़्यादा लेंथी तो आपने लिखना नहीं है इसमें। इसके बाद जो दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो उसमें आपको कोई सेंटेंस या कविता का कोई पार्ट दे दिया जाएगा, 2 लाइन दे दी जाएंगी, और उसमें निहित जो अर्थ पूछा गया है वो आपको उसमें बताया जाएगा कि उसमें लक्ष्यार्थ है तो किस तरीके से है, या व्यंग्यार्थ है तो किस तरीके से है। इसको करने में बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया ना, सीधे रास्ते पर आ जाना, ये आपको पता है कि एक मुहावरा है, सीधे रास्ते पर आ जाना यानी कि सुधर जाना। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें निहित लक्ष्यार्थ स्पष्ट कीजिए। अब सीधे रास्ते पर आ जाना, इसका अर्थ जो सामान्य अर्थ है वो तो ये होगा ना कि कोई रास्ता है जो सीधा है उस पर चलना, लेकिन इसमें जो अर्थ छुपा हुआ है उसका मतलब है सुधर जाना। ठीक है, तो ये जो सुधर जाना है ये इन शब्दों में नहीं बोला गया, लेकिन इनका अर्थ ये आता है, तो यही यहाँ पर लक्ष्यार्थ होता है इसका। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपका आता है, जैसे पहले प्रश्न में आपसे किसी शब्द शक्ति के बारे में पूछा है तो दूसरे में भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे फिर से लक्ष्यार्थ या व्यंजनार्थ कोई भी इसमें से शब्द शक्ति पूछी जा सकती है कुछ वाक्य देकर आपको। 8वां प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, और इस 8वें प्रश्न में लिमिटेड ही चीज़ें हैं, जैसे कि आपसे एक भाषी कोश पूछा जा सकता है, अंग्रेज़ी हिंदी कोश पूछा जा सकता है, कोश किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देते हुए उसके महत्व और उपयोगिता पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो तो आपका पूरा स्कोरिंग है, 4 नंबर का इसमें दिया हुआ है, 4 में से 4 उसमें मिलते हैं। कुछ 7-8 शब्द आपको दिए जाएंगे अलग अलग, मतलब रैंडमली, उसको फिर आपको हिंदी अल्फ़ाबेट्स के अनुसार लगाना होगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अल्फ़ाबेट्स हिंदी की वर्णमाला आपको पता होनी चाहिए। तो हिंदी की वर्णमाला आप या तो डाउनलोड कर सकते हैं या बाज़ार में भी मिल जाती है, तो आप उसको देखें, या अपने छोटे भाई बहन जो आसपास पढ़ रहे हैं, अभी जो सीख रहे हैं, छोटी क्लासेस में हैं जिनमें आप भी पढ़कर आए हैं, तो उनसे वो आप ले सकते हैं और उसको आप याद कीजिए। याद किए बिना तो नहीं हो पाएगा, तो उनको अरेंज करना होगा अल्फ़ाबेटिकली। तो ये इसमें 4 में से 4 पूरे नंबर मिलते हैं। तो हिंदी ए में तो यही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, ये व्याकरण का मैंने बताया। इसके अलावा आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में से आपके 3 जो कविताएं हैं, 3 कविताओं में से 2 कविताएं जो कि मुझको न मिला रे कभी प्यार और मुझे कदम कदम पर, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध और जयशंकर प्रसाद की हैं। मैं क्लियर कर दूं 1 मिनट, मुझको न मिला रे कभी प्यार ये जयशंकर प्रसाद की है, और मुझे कदम कदम पर ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। ठीक है, तो ये दोनों कविताएं पहले प्रश्न में आ सकती हैं, जिनका कुछ हिस्सा आपको दिया जाएगा और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कवि का नाम और कविता का नाम ज़रूर याद करके जाइए, चैप्टर्स के नाम और उनके राइटर्स के नाम ज़रूर याद करके जाइए, क्योंकि आपके 2 या 3 नंबर तो वहीं सुरक्षित हो जाते हैं जब आपको चैप्टर्स के नाम याद होते हैं। और चैप्टर्स के नाम याद करके और लेखकों के नाम याद करने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप उन चैप्टर्स को पढ़ भी लें, क्योंकि कहाँ से क्या चीज़ आ जाएगी वो आपको नहीं पता चलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है इसी प्रश्न में, फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें आपसे कुछ पठित गद्यांश में से आंसर आपसे पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चंस पूछकर। तो उसमें एक तो बाजार दर्शन इम्पॉर्टेंट है, सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द इम्पॉर्टेंट है चैप्टर आपका, और ये गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ भारत, उत्तराधिकार बनाम पुत्राधिकार, ये 4 चैप्टर आपके इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से आपको पैराग्राफ्स पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हाँ, ये मनु भंडारी की जो कहानी है मैं हार गई, और मनु कहानी हृदयेश की कहानी है, ये इम्पॉर्टेंट कहानियाँ हैं। इनमें से भी आपका ये वाला चैप्टर में से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपके सिलेबस का लगभग सारा ही पार्ट एग्ज़ाम में आता है, तो कुछ सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ने भर से काम नहीं चलता है। फिर भी
हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से भी आपके कविता में से भी प्रश्न आ सकते हैं, और आपके जो बाकी के निबंध और लेख वगैरह कुछ है आपके सिलेबस में, कहानी, उनमें से भी आ सकते हैं। ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो तूफ़ान के विजेता में से, बाजार दर्शन में से, चरखवा चालू रहे में से, मनु कहानी में से, उत्तराधिकार बनाम पुत्राधिकार और अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, इनमें से पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर्स को आप ज़रूर पढ़ के जाइए। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि आपको मैं कितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं, कुछ भी बता दूं, वो आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास मेन टेक्स्ट नहीं होगा। आप मूल पाठ पढ़कर नहीं जाएंगे, अपने चैप्टर्स पढ़कर नहीं जाएंगे और आप सोचेंगे कि इम्पॉर्टेंट पढ़कर चले जाएं, तो आप वहाँ पर नंबर अच्छे नहीं ला सकते हैं। और अगर उद्देश्य सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर आना है तो अलग बात है, लेकिन अगर उद्देश्य इतना छोटा रखेंगे तो उसमें से मिलेगा कितना वो आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए अपना लक्ष्य थोड़ा ऊंचा रखें तो आपका पेपर भी अच्छा होगा और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। और एक चीज़ और कि एक बच्चे ने मुझसे ये कमेंट करके पूछा है कि क्या मेरी वीडियोस देखने भर से काम चल जाएगा और SOL के नोट्स या जो भी नोट्स तुम्हारे पास हैं वो ना पढ़ें क्योंकि हमें वो समझ नहीं आते हैं या कुछ भी है। वो समझ बेटा इसलिए नहीं आते हैं आपको क्योंकि आप उन्हें पढ़ते ही नहीं हैं। आप एकदम एंड मोमेंट पे आकर उसे पढ़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आप उन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए, आसान भाषा में ही लिखे हुए हैं। मेरे वीडियोस भी देखिए और उन नोट्स को भी पढ़िए, क्योंकि कोई भी चीज़ अकेले पढ़ने से काम पूरा नहीं होता है। इसलिए जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़कर इतना सारा जाएंगे, हमें याद इतना सा रहेगा और हम लिखते वक्त इतना सा लिखेंगे, तो आप देखकर ही इतना सा जाएंगे एक वीडियो 10, 12, 15 मिनट की, तो फिर आप उस पर कितना लिखेंगे, आप ये खुद समझदार हैं। एक और चीज़ जो ज़्यादातर बच्चे मुझे बोलते हैं, ज़्यादातर तो नहीं, कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया है कि आप अपने नोट्स दिखा के पढ़ाया कीजिए। तो मैं अगर नोट्स आपको ऐसे करके दिखाऊंगी भी तो वो आपको दिखने वाले हैं नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, नोट्स में वही चीज़ें लिखी होती हैं जो मैं आपसे बात कर रही होती, जो मैं बोल रही होती हूँ। तो आप इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप मेरी वीडियोस पॉज कर करके जो बातें मैं बोल रही हूँ उनको आप लिख लीजिए, तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे उससे। क्योंकि नोट्स दिखाकर पढ़ाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा फोकस वो नोट्स को पढ़ने पढ़ाने में कम रहता है, आपसे बातचीत करने में ज़्यादा रहता है। इसके साथ साथ अब क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप सभी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी तो मदद कर ही रहे हैं और बच्चों की भी मदद कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी वीडियोस से फ़ायदा ले पाएँ। इसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी प्रश्न है, जिज्ञासाएँ हैं, क्वेश्चन पूछिए, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी। और जितना हो सके इसको शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा देखो, तो आप अपनी भी मदद करेंगे और दूसरों की भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।